आर्टिकल 20 हो गया था, 21 है ना, 21 वैसे पूरा नहीं हुआ था, 21 नंबर आर्टिकल। हाँ हाँ, क्या है ये? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसका मतलब स्पष्ट है, राइट टू लाइव विथ डिग्निटी। इसका मतलब क्या है? आपको जीवन की स्वतंत्रता है, प्राण की स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन गरिमा पूर्ण। ठीक है, अपमानित होकर जीवन जीना है अगर देश में, तो हमको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हैं, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो हम लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी है। अब गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो आजादी है, इसी आर्टिकल में बहुत सारे और चीजों को शामिल करते गए हैं, है ना। कुछ कुछ चीजों को शामिल करते गए, कैसे? 1978 में आप लोग मेनका गांधी को जानते हैं, सुने हैं? मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू है ना, और राजीव गांधी की भाभी, संजय गांधी की मतलब जो उनके भाई थे, उनकी पत्नी, उनका एक पुत्र वरुण गांधी, जो बीजेपी से बहुत समय तक सांसद भी था। इस बार नहीं उनको टिकट मिला, मेनका गांधी को लेकिन टिकट मिल जाता है। तो उसी समय 1978 में क्या हुआ कि इनको जाना था विदेश, विदेश जाना था, और कुछ समय के लिए उसी समय आपातकाल लगा था, है ना, और आपातकाल खत्म हुआ था उस समय। और यहाँ पे ना उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया गया, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, इनको विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली। तो ये चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि आपको ना विदेश जाने की अनुमति मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपको ना स्वतंत्रता है इसकी, आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 में ही हम लोग इसको इंक्लूड कर देते हैं कि विदेश जाने का जो है अधिकार है, वो भी एक अधिकार बनाया जाए, और 21 में उसको शामिल कर लिया गया। एक है स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार भी इसी में शामिल है। एक है काम का अधिकार, एक है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी इतनी, प्राइवेसी का अधिकार इतना है कि अगर एक पति अपनी पत्नी का फोन रिकॉर्ड करना चाहे तो संवैधानिक रूप से ये क्या हो गया? इलीगल हो गया। ठीक है, गैर कानूनी हो गया। अगर पति अपनी पत्नी का कॉल डिटेल मांगना चाहे पुलिस से या संबंधित विभाग से, समझ गए, एयरटेल वालों को बोले कि जियो को बोले, और उसके बाद एसपी साहब के पास मिले किसी भी कारण से, तो वो भी नहीं मिलने वाला। आ रहे समझ? मतलब ये राइट टू प्राइवेसी जो है, उसके लिए 2017 में स्पेशल बेंच बैठी, और उस समय जगदीश खेहर जी थे। जगदीश खेहर जी का बेंच जो है वो फैसला सुनाता है कि आप जो है अपनी पत्नी का फोन टेप नहीं कर सकते हो, फोन भी क्या नहीं कर सकते? टेप नहीं कर सकते। और आप जो है उसके फोन रिकॉर्ड्स जो है वो भी चेक नहीं कर सकते हो, निकलवा नहीं सकते हो, नहीं निकलवा सकते। और फिर कैमरा जो है वो जगह जगह पे जो लगता है ना, तो वो भी बेडरूम वगैरह या इस तरह की जगहों पे नहीं लगाया जा सकता, ये निजता का हनन हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेसी। तो इन चीजों को भी ना आर्टिकल नंबर 21 में जोड़ दिया गया, आर्टिकल नंबर 21 में। तो कभी कभी परीक्षा में इसको पूछा हुआ है, इसीलिए ये फिर इसको इंक्लूड करते गए हैं। ठीक है, परीक्षा में ये पूछ चुका है।
अब परीक्षा में, एक परीक्षा में पूछा यूपी और बिहार में, यूपी बिहार वाले लोग ज्यादातर किस चीज से के लिए वो करते हैं, इनको क्या था, जीवन साथी चुनने का अधिकार के चुनाव का अधिकार, मतलब शादी का अधिकार। ये यूपी और बिहार के पीएससी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आप लोग घटना चक्र जब पढ़ोगे ना, घटना चक्र, तो उसमें ये दिया हुआ है कि 2017-18 में ये प्रश्न आया हुआ था, शादी का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार। और इसको जो है वो सरकार बोल रही है कि ठीक है, आपको जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है, जबरदस्ती जो है जबरन आपसे कोई शादी आपका नहीं कराएगा। और वैसे भी इस युग में तो जबरदस्ती शादी नहीं होता है क्या, होता है, नहीं होता है ना। तो जबरन आपसे शादी कराएंगे तो करोगे, नहीं करोगे। तो ये इतना सारा जो आर्टिकल है ना, सब के सब किसमें आ गया, 21 नंबर में। इतना मतलब सारी चीजें 21 नंबर में आती हैं, ठीक है। तो अब विदेश घूमने का अधिकार है, तो वो भी 21 नंबर में ही लेना है उसको। आगे समझ। आर्टिकल नंबर 22, ये क्या है, और क्या है, वो तो अधिनियम है खैर। हाँ, गवर्नमेंट को भी राइट्स नहीं है। हाँ, किसी को नहीं है ना। देखो, ये जो अधिकार है इनका अगर हनन हो रहा है, तो ये किसके लिए है, राज्य के लिए भी है, व्यक्ति के लिए भी है, ठीक है। राज्य अगर आपके साथ कुछ कर रही है, राज्य में कौन आते हैं, मैंने आर्टिकल नंबर 12 में बताया। आर्टिकल नंबर 12 मतलब राज्य हो गया, ठीक है, कि जितने सरकारी विभाग हैं वो सब राज्य में आ रहे हैं। और वो अगर आपके साथ कर रही है, अगर एसपी साहब आपका फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो राज्य आ गया वो भी, है ना। तो वो भी नहीं कर सकता। अब हो सकता है कि वो कर ले, हो सकता है कि उसके ऊपर कोई केस पुलिस वाले मत नहीं करें, ठीक है, हो सकता है कि नहीं ऐसा, हो सकता है कि हाई कोर्ट का जज उसके साथ मिल जाए, तो वो चीजें कोई मतलब की नहीं है ना। लेकिन अधिकार आपको ये है कि आपका फोन रिकॉर्ड कोई नहीं कर सकता है, कोई मतलब कोई माता पिता भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब यहाँ के नागरिक बन गए, उसके बाद आप एकदम स्वतंत्र हो गए हर चीज के लिए। जैसे 18 साल पार किए, उसके बाद पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए हर चीज के लिए। आपको किससे शादी करना है, किसके साथ घूमना है, किसके साथ बात करना है, सभी चीज के लिए आप एकदम फ्री हैंड है, स्वतंत्र हैं। कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं किया जा सकता। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में 2019 में यह फैसला सुनाया कि शादी के बाद जो अवैध संबंध बनते हैं, शादी के बाद अवैध संबंध अगर कोई महिला या पुरुष बना रहे हैं, तो वो भी जो है वो गैर कानूनी नहीं है, समझ रहे हो। मतलब शादी के बाद भी अवैध संबंध जो बन रहे हैं, उसके ऊपर भी पहले क्या था कि पहले पुरुष को सजा होती थी, पहले पुरुषों को क्या होती थी, सजा होती थी कि शादी के बाद अगर किसी गैर महिला के साथ संबंध है उनका, और पत्नी चले गई कोर्ट, ठीक है, और प्रूफ कर दी कि ये सही है जो भी है, तो पुरुष को होता था सजा, पहले की बात थी। और पहले की बात क्या थी कि महिला जो है शादी के बाद अगर दूसरा संबंध बना रही है दूसरे व्यक्ति के साथ, और उसका पति जो है प्रूफ वगैरह दे दिया कोर्ट में कि ऐसा ऐसा मामला है ना, तो मुझे तलाक वगैरह चाहिए करके, तो महिला को कोई सजा नहीं होती थी, महिला को सजा नहीं होती थी। लेकिन तलाक का जो आधार था वो उसको माना गया था कि हाँ, ये तलाक का आधार बनता है, ठीक है, महिला को सजा नहीं होती थी। तो महिला को जब सजा नहीं होती थी, तो उसी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट गए लोग कि महिला को क्यों सजा नहीं होती है, पुरुष बस को सजा क्यों होती है कि नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ना अब महिला को सजा देंगे, ना अब पुरुष को सजा देंगे, ठीक है।
तो अब जो है वो शादी जो है ना वो भी एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही हो गया। हिंदू धर्म में शादी जो है वो क्या था, एक संस्कार था, ठीक है? लेकिन अभी 2019 के बाद जो है वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, उसके हिसाब से देखोगे तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? शादी हिंदू धर्म में भी। मुस्लिम धर्म में पहले से कॉन्ट्रैक्ट है, शादी जो है हिंदुओं में भी अब इसको मान लिया गया। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर कोई नया बेंच बैठे, ज़्यादा संख्या जस्टिस लोगों का बैठे, ठीक है? हो सकता है कि ज़्यादा जज लोग जो हैं वो वहाँ पे बैठेंगे, इसी विषय पे दोबारा सुनवाई करेंगे और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर अपने ही फैसले का क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी। आर्टिकल नंबर 13, 32 अब उसके बाद हो सकता है कि वो फैसला फिर से चेंज हो जाए। आया समझ? मतलब जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। एक बार अगर वो कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा हमेशा सही रहेगा। उसके आने वाले समय में फ्यूचर में क्या हो सकता है कि नया बेंच बैठेगा और वो वहां पे सुनवाई करेगी, उसी फैसले को फिर से बदल सकती है। ठीक है? तो आर्टिकल नंबर जो 21 है, 21 जो आर्टिकल नंबर है या कोई भी आर्टिकल नंबर है, पीएससी में मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन केवल 22 से 25 नंबर का आता है। पब्लिक एड को छोड़ दो, लोक प्रशासन को दो, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, है कि नहीं? या तो पंचायती राज से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चन करीब-करीब आ जाते हैं। एसएससी के जो बच्चे बैठे हैं, मैं उनको बता दूं कि एसएससी कभी भी पढ़ोगे तो वन लाइनर अप्रोच जो है वो काम करेगा आप लोगों के लिए। वहां पे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, एसएससी वाले बच्चे। एक बार पढ़ो ऊपर में कि हमें राइट टू लिबर्टी का अधिकार, राइट टू लाइव विद डिग्निटी का अधिकार है और उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है? और वहां पे अगर ये सारी चीजों को पढ़ोगे तो कोई मतलब का नहीं है। 21 नंबर में एक है शिक्षा का अधिकार और वो क्या है, 6 वर्ष से 14 के बालकों के लिए, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध सरकार करेगी। और यही वाला जो चीज है वो किसमें है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी है, 43 में। तो यहां पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब उसमें जो है यहाँ पे तो आप न्यायालय चले जाते हो, यहाँ पे क्या करते हो, कोई भी चीज के लिए न्यायालय में आप सुनवाई हो जाएगा। लेकिन जब आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल नंबर 36 से 51 का ए तक जो भी बात वहां पे कही गई है, उसमें अगर कोई चीज का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है? हो सकता है आप न्यायालय चले जाओ, न्यायालय आप चले गए कि एक आर्टिकल में 39 में बोल रहा है कि काम के लिए महिला पुरुष को समान वेतन का अधिकार है ना, लेकिन समान वेतन जो है वो सरकारी विभागों में तो मिलता है, प्राइवेट में समान नहीं मिलता। एक महिला 8 घंटे काम करेगी और एक पुरुष 8 घंटे काम करेगा, तो वहां पे क्या होता है, कम और ज्यादा। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा उदाहरण, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, सलमान खान को कितने पैसे मिलेंगे, अक्षय कुमार को कितने पैसे मिलेंगे, है ना? आप सुनते भी होंगे 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ शेयर में। और हीरोइन लोगों को कितना मिलेगा, तो 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये लोग क्यों कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं हीरोइन लोग, क्योंकि वो ना मूल अधिकार नहीं है उनका। वो क्या है, नीति निदेशक तत्व में शामिल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में शामिल है। और उसके लिए अगर वो लोग कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है, उसके लिए स्टेट को ये बोल सकता है कि आप जो है बराबर जो है वेतन का प्रबंध कीजिए, हो गया, ठीक है? वो दबाव नहीं डाल सकता। वो सरकार को ये बोल सकता है कि इसके लिए नया कोई कानून लाइए, और जब तक कानून नहीं आएगा, संशोधन नहीं होगा, तो तब तक वो वैसे का ही वैसा रहेगा। तो उसमें कुछ गांधीवादी सिद्धांत भी हैं, गो रक्षा वाला बात उसमें किया गया है। एसटी एससी वगैरह जितने भी हैं, ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी सहायता वगैरह देने की बात कही गई है। लेकिन एक्ट बना जब मूल अधिकार में उसको शामिल किया गया 15 और 16 नंबर में, तब वहां पे उसको उन लोगों को लाभ मिला। लेकिन जब वो अगर शामिल नहीं होता, वो राज्य के नीति निदेशक तत्व में ही होता, तो वहां पे फायदा कुछ नहीं होने वाला था।
तो वहां पे उसको क्यों लाया गया, उन पॉइंट को लाया गया है कि राज्य के कल्याणकारी योजनाओं के लिए, कि राज्य के कल्याण के लिए क्या आवश्यक है, पर्यावरण की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा आर्टिकल 51 क्या ए में है, मूल कर्तव्य में। और हम लोग सार्वजनिक स्थानों पे जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो भी किसमें, उसी में है। और इधर हम लोग सार्वजनिक स्थानों पे क्या करते हैं, रोज नुकसान पहुंचाते हैं। रोज कोई पान खा के वहीं पे थूक देता है, नहीं थूकते हैं, कचरा अलग फेंक रहे हैं, स्प्राइट पी के बोतल को वहीं पे फेंक दिया। रात हुआ तो 4 बोतल लाए दारू का, 4 दोस्त मिलके पिए, वहीं पे सबको कचरा करके चले गए। इधर ड्राई डे 15 अगस्त को मनाते हैं, 15 अगस्त को रात को 12:01 में फिर वो लोग दारू ले आते हैं, फिर पी के सब कचरा कर देते हैं। मतलब 15 अगस्त को बस नहीं पिएंगे, 15 अगस्त के बाद 1 मिनट हो जाएगा तो क्या करेंगे, पी लेंगे। तो आर्टिकल नंबर 32 क्या बोल रहा है, गिरफ्तारी और निरोध का प्रतिषेध बोल रहा है। अब यहां पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्पष्ट है कि अरेस्ट करना और डिटेंशन करना, दो चीजें यहां पे बोलेगा। एक बोलेगा अरेस्ट के बारे में, एक डिटेंशन के बारे में, ठीक है। अरेस्ट मतलब क्या होता है, अरेस्ट मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना सिंपल सी बात है ना, कि आपने किसी किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस आई, जांच की, पंचनामा रिपोर्ट तैयार की, फोटो वगैरह खींची, और उसके बाद शिनाख्त वगैरह करने के बाद आसपास के 2-4 लोगों से पूछताछ करने के बाद उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर दी। अरेस्ट तो करेगी ही वहां पे, संदेह के भी आधार पे, ठीक है, कर ली, ये अरेस्ट कहला गया। डिटेंशन क्या कहलाता है, डिटेंशन क्या कहलाता है। अब मान लीजिए आप जैसे हैं, ठीक है, आप आप एक शादी में, पारिवारिक शादी में गए हैं, ठीक है, परिवार की शादी है आपकी, परिवार में शादी हो रही है, वहां पे आप गए हैं, और शादी में जो है ना आप मस्त एकदम सज धज के खड़े हैं, कुर्ता उर्ता एकदम पहन के चकाचक, और आपको ना ये है कि मेरे को खाना पीना कुछ भी अगर मांगू तो भीड़ भाड़ है बहुत, तो मैं खुद मत जाऊं, मेरा कुर्ता का क्रीज खराब हो जाएगा, ठीक है, इधर कुछ कोई रसगुल्ला गिरा दिया, इधर कोई रायता गिरा दिया, तो पूरा रायता बन जाएगा, नहीं। तो आप क्या बोल रहे हो, आप अपने साले को बोल दिए कि सुन तो साला एतिया, जा मेरे लिए क्या रसगुल्ला लेके आ, सफेद है ना, रसगुल्ला खैर सफेद ही होता है, गुलाब जामुन काला होता है, तो जा मेरे लिए रसगुल्ला लेके आ। और इसका साला क्या बोल दिया आपका, ये सब फालतू काम नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, तुम करो आज के दिन, है ना, उल्टा जवाब दे दिया पलट के, सबके सामने दे दिया उल्टा जवाब। अब आपको गुस्सा आ गया एकदम, बहुत गुस्से में हो आप, और आप उसको ना सबके सामने हाथ पैर तोड़ देने का धमकी दे दिए कि मैं तेरे को देख लूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, तू मिल मेरे से बाहर में, घर में, दीदी तेरी नहीं रहेगी तो मारूंगा तेरे को, ठीक है। अब इसको अच्छा सा धमकी मिल गया, दे दिए साला को। दूसरे दिन जो है वो साला का सही में जो है वो साला को कुछ नहीं हुआ है, साला चले गया दूसरे दिन पुलिस के पास चले गया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा बात हुआ सर, और जीजा जो है बहुत गुस्से में है और मेरे को खोज रहे हैं मारने के लिए, ठीक है, धमकी दे दी है। अपराध अभी तक हुआ है क्या, अपराध अभी तक नहीं हुआ है ना, अपराध नहीं हुआ है। तो पुलिस नॉर्मली क्या बोलेगी, पुलिस आपको भगा देगी, है ना, थाने से। जब अपराध हुआ ही नहीं है तो तुम क्यों फिर मुंह उठा के आ गए मेरे पास, भगाएगी ना। लेकिन यहाँ पे संविधान में क्या बोल रहा है, इसी आर्टिकल नंबर 22 में, कि आपका साला अगर चले गया पुलिस में, और पुलिस जो है वो उसके बाद क्या करेगी, कि पुलिस जो है वो आपके साले को देगी सुरक्षा, ठीक है, आपके साले को देगी सुरक्षा, और इसको जीजा जी को क्या करेगी, अरेस्ट, ठीक है। हाँ, यही यही बता रहा हूं मैं, डिटेंशन मतलब इसमें क्या लिखा है, साले को कर लेगी अरेस्ट। अब ये ना बहुत छोटा सा उदाहरण है, इतने चीज के लिए जीजा जी को दो चीजें यहां पे करती है, खैर पुलिस दो चीजें करती है सुरक्षा देने के लिए, क्या करती है,
साले को भी जेल में डाल सकती है सुरक्षा देने के लिए ना। जेल मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक सामान्य सा जो जगह होता है, जेल जैसा नहीं रहेगा वो, वहां पे सुरक्षा देने के लिए कि हम आपके घर ही में तो नजरबंद नहीं कर सकते, आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप जो है आपके लिए एक जगह देते हैं, एक कमरा, वहां पे हमारे 2 जने गार्ड लोग बैठेंगे पूरे 24 घंटे और आपको जीजा जी से बचाएंगे, क्योंकि जीजा जी अभी पकड़ से बाहर है पुलिस के, तब है ना। लेकिन मान लीजिए जीजा जी जो है पुलिस के पकड़ में है, तब क्या करेंगे, जीजा जी को ही अंदर कर देंगे और ये व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि मेरे को छोड़ो, मेरे को छोड़ो, मैं अपराध नहीं किया हूं, है ना। ऐसी होगी नहीं। आर्टिकल नंबर 22 में शुरू में ही बोल दिया गया कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको जो है वो एक एडवोकेट, वकील हायर करने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को अगर आप कैद कर रहे हैं तो उसका अधिकार क्या है, एक वकील हायर कर सकता है वो। अगर वो अपने पैसे से वकील हायर नहीं करेगा तो उसको कोर्ट जो है वो सरकारी वकील एक उपलब्ध कराएगी, ठीक है। दूसरा क्या अधिकार है, दूसरा अधिकार यह है कि आप उसको बताओगे कि वो किस जुर्म में किस जुर्म में उसको अरेस्ट किए हो, इसका कारण जानने का अधिकार है कि किस जुर्म में अरेस्ट किए हो, पुलिस से पूछ सकती है। और तीसरा जो है वो ये बात बोलता है कि 24 घंटे के अंदर क्या कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करो। ये पॉइंट बोला गया कि वकील हायर कर सकता है, पूछ सकता है किस जुर्म में, और 24 घंटे के अंदर उसको वकील के पास ले जाना है, ये सॉरी मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, मतलब कोर्ट में पेश करना है, ठीक है। ये बोल दिया गया स्पष्ट रूप से। अब दूसरे तरफ क्या हो रहा है, दूसरे तरफ यहां पे इसको जीजा जी को कोई अधिकार मिल रहा है क्या, जीजा जी को तो अधिकार ही नहीं मिल रहा है, उसको तो धर दबोच दिए हैं पूरा, ठीक है, अंदर कर दिए हैं। छोटा मोटा गलती है, पारिवारिक होते रहता है, तनातनी नहीं होता है, जीजा साला में होते रहता है, जीजा साला में, फूफा और भतीजे में, ठीक है, ये सामान्य चीज होते रहता है। फूफा भी इसी प्रकार का ऑर्डर देते रहता है, जा तुम और पोहा ले आ। अब फूफा का भी बात जो है आदमी बच्चा क्या करता है, अनसुना करके निकल जाता है, नहीं होता है ऐसी। तो यहां पे एक चीज और देखो कि यहां पे क्यों हो रहा है ऐसा। अब मेरे को आप लोग बताओ कि लॉरेंस बिश्नोई को किस जुर्म में अंदर किया गया है, लॉरेंस बिश्नोई को किस जुर्म में अंदर किया गया है, हाँ, धमकी दिया था, तो अपराध हो गया, वो भी नहीं हुआ, तो क्यों उसको गिरफ्तार कर लिया। यही वाला कारण है जो मैं अभी बताया हूं, प्रिवेंटिव, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसी को बोलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो धमकी ऊपर धमकी दिया, कई लोग बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, है कि नहीं। पूरे सबूत पुलिस के पास है ही नहीं, पुलिस के पास सबूत नहीं है कि उसी के आदमी ने सलमान खान के घर में फायरिंग की, ठीक है, किसी प्रकार का सबूत नहीं है। एक वीडियो पुलिस स्टेशन से ही जारी होता है, थाने से, और वो बोलता है कि सलमान खान जो है वो उसको माफी मांगना चाहिए बिश्नोई समाज से, है ना। और इसमें क्या होता है, जब वीडियो जारी होता है ना, तो पुलिस जो कानून व्यवस्था है ना उस पर सवाल उठ जाते हैं कि आप एक तो जेल में हो और आप वहां से क्या कर रहे हो, वीडियो जारी कर रहे हो, तो पुलिस कहां पे है यहां पे। तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है, इसी वजह से गिरफ्तार किया गया है लॉरेंस बिश्नोई को, कि आप जो है सलमान खान को मार दोगे तो सलमान खान को प्रोटेक्ट कर रही है एक प्रकार से, या सलमान खान जैसे जितने लोगों को वो मारना चाहता है उतने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है सरकार, समझ रहे हो। इसके इसके बाहर निकलने से खतरा है लोगों को, तो इसीलिए जो है उसको अंदर रखी हुई है, उसको मरवा भी नहीं रही है, क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है वहां पे।
उसको मरवा क्यों नहीं रही है? उसको भी तो मरवा सकती है ना अंदर में। पुलिस थाने में, जेल में, सेंट्रल जेल में, सेंट्रल जेल जो है उसमें 3,000 4,000 कैदी रहते हैं, पता है कि नहीं आपको? तिहाड़ जेल में 20,000 कैदी रहते हैं। तिहाड़ जेल में दिल्ली के 20,000 कैदी एक साथ। और उन 20,000 कैदियों में सब के सब जो है वो देखने में एकदम खूंखार दिखते हैं। कैदी मतलब कैदी, कैदी मतलब स्टूडेंट थोड़ी होता है। सुबह सुबह से एकदम नहा धो के, क्रीम पाउडर वो फेयर हैंडसम लगा के, तेल कंघी लगा के यहाँ पे पहुंच गए, इसको बोलते हैं स्टूडेंट। पुस्तक कापी रख के। और स्टूडेंट का क्या परिभाषा, यही है ना परिभाषा। स्टूडेंट का परिभाषा क्या है? सुबह सुबह से उठ के अलार्म एक ठो डालो 5 बजे का, उठो 7 बजे, तुरंत मुंह कान धो के बैग को रात से ही तैयार रखे हो, तुरंत पहुंच जाना, ये होता है स्टूडेंट। और कैदी का क्या मतलब होता है कि ना सुबह ना उनको तो अंदर में कुछ दिखता ही नहीं है, ये तो पूरा अंधेरा रहेगा, रोशनदान भी नहीं रहता। तो उनके लिए कोई नियम नियम है कैदी लोगों के लिए, लेकिन एक नियम नियम रहता है उनके लिए भी, आपको बता दूं। 8 बजे चाय मिलेगा, 12 बजे खाना मिलेगा, शाम को फिर 4 बजे चाय मिलेगा, फिर 8 बजे खाना मिलेगा। तो वो चाय नाश्ता तो आप जाओगे तो बताना मेरे को मिलता है, ठीक है। और जेल जाना जो है वो अपने आप में गर्व की बात भी है, कई लोगों के लिए गर्व की बात है। एक सोनी लड़का सोनार वाला काम करता था वो मेरे घर के पास। वो ना सोना चांदी में तो बहुत इधर उधर होता है, जानते तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई कि उसके पास बिल वगैरह था नहीं, और वो जो है वो साहूकारी करता था, ठीक है, गिरवी रखता था गांव के लोगों के सोने वगैरह, उसमें पैसे देता था तो बहुत पैसे कमा लेता था। तो पुलिस उसको पकड़ के ले गई। वो जो है वो 3 महीने तक, ये गिरफ्तारी और डिटेंशन वाला जो है ना उसमें 3 महीने जेल में रखते हैं ना, बता देता हूँ आपको, 3 महीने तक रख सकते हैं। उसके बाद एक एक करके और समय बढ़ाते हैं, संसद से परमिशन के बाद, संसद से परमिशन मांगेंगे, 3 महीने के बाद जो है बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो वो लड़का ना चले गया जेल, 3 महीने के बाद आया तो उससे ना लड़के लोग जो उसके मित्र थे आसपास में पड़ोसी, वो लोग तो वही रहेंगे, वो लोग थोड़ी एकदम उसके ऊपर दया करेंगे। वो लोग उससे पूछना शुरू किए जेल में क्या क्या किया। तो वो इतने शान से उसको बता रहा था कि 8 बजे बोलता था कि चाय मिलता था, 12 बजे जो है वो मिलता है, खाना मिलता है। और खाना जो है ना वो हमारे आसपास में ना घर में भी नहीं मिलता, उतना अच्छा खाना मिलता है बोलते हैं। वो बताया जैसे, ठीक है। 4 बजे चाय मतलब चाय मिलना ही मिलना है। इधर मम्मी जो है 5 कर देगी, 8 कर देगी, काम है ना, काम बूता चल रहा है, दिवाली में तो नहीं करूंगी, नहीं बनाऊंगी, दिन भर खाना नहीं मिला, होता है ना ऐसा, जा रहे समोसा खा के आ जा बाहर से। लेकिन वहां पे जेल में जो है दिवाली या होली कोई भी चीज है बोल रहे हैं कि 4 बजे मिलना है मतलब 4 बजे मिलना है, फिर 8 बजे मिलेगा। तो वो एकदम शान से जो है वो सब चीजों को बताया। तो लड़के लोग उसके जो मित्र हैं वो बोले कि इतना अच्छे से जो है वो हो रहा है वहां पे, तो हम लोग भी चलें क्या वहीं, बोलते हैं ठीक है। मतलब मन हो जाएगा कि नहीं ऐसा। इधर जो रोज मम्मी गाली बकरी है, अजगर जैसे पूरा पड़े हो या ना कुछ कर रहे हो ना, है ना काम का ना धाम का, और क्या बोलते हैं, अजगर दुश्मन अनाज का, ठीक है। रोज मम्मी लोग नहीं सुनाते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग कहाँ पे यहाँ पे आए हैं, कोचिंग सेंटर कहाँ है, बिलासपुर में। तो जो बिलासपुर के बाहर के बच्चे हैं वो हो गए खुश कि मम्मी का प्रताड़ना सुनना नहीं पड़ेगा। तो आर्टिकल नंबर जो 22 है वो बोल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को इसलिए अंदर रखा गया क्योंकि वो धमकी दिए है प्रमुख प्रमुख लोगों को, प्रमुख हस्तियों को मारने का। वो निकलेगा बाहर तो हो सकता है इनकी जान को खतरा हो जाए। तो ये ना आर्टिकल नंबर 22 का हिस्सा है। जब 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, इसका मतलब ये है आर्टिकल नंबर 22 का हिस्सा है ये भी। और यही आर्टिकल नंबर 32 में आएगा हेबियस कॉर्पस में, आर्टिकल नंबर 33। तो हेबियस कॉर्पस में क्या बोलेगा कि शरीर वहां पे भी उपस्थित कीजिए, बोलेगा ना। तो आर्टिकल नंबर 22 समझ आ गया, अरेस्ट और डिटेंशन वाला चीज दोनों अलग। आर्टिकल नंबर 23 ये है एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल नंबर 23 इसमें क्या बोलेगा? मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम, इसका मतलब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, इसको बोल रहा है कि प्रोहिबिटेड है ये दोनों। इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है यहीं पे। ठीक है, क्या कर दिया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव दुर्व्यापार, बच्चों को बेचना, मानव को बेचना, महिला को बेचना, समझ गए? महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना, देवदासी प्रथा, मंदिरों में उनको दासी बना के रखना, मंदिरों का सेवा कर रहे हैं करके शोषण करना उनका, जितने प्रकार से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 23 का हिस्सा। और दूसरा है बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब भी समझते हो आप लोग? एक व्यक्ति को पहले क्या करते थे? बंधुआ बना के रख लेते थे, नौकरी कराते थे, खेत में काम, यहाँ काम, वहां काम, घर द्वार सब साफ सफाई सब करो, बाजार से जाके सब्जी लाओ, टमाटर आलू मिर्ची सब ले आओ। अब उसको वहीं रखते थे, कहीं छोड़ते नहीं थे। घर का एक कोने में एक छोटा सा रूम दे देते थे, शेल्टर हाउस टाइप का, उसमें वो रहेगा। वो कहीं जाने की कोशिश करेगा तो उसको मारेंगे पीटेंगे। उसका बच्चा हो गया तो बच्चा जो है वो भी वही काम करेगा। इनहेरिटेंस उसको अपना लिया गया था, परंपरागत तरीके से अपना लिया गया था कि उसका बच्चा जो है वो भी यही काम करेगा। बंधुआ मजदूरी हमारे यहाँ बाप दादा तुम्हारे जो है वो यही काम करते आए हैं, तुम भी यही काम करोगे। अरे समझ, एक फिल्म आया था सलमान खान का, बॉडीगार्ड, याद आ रहा है? बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड में सलमान खान का बाप जो है उनके लिए काम करता है पहले, और उसके बाद बताते हैं कि सलमान खान भी उसी के यहाँ काम करता है ईमानदारी के साथ। उसको कोई तकलीफ था क्या? नहीं था। अब मैंने पहले भी बताया है कि प्रथाएं किस प्रकार से चलती हैं, रिचुअल्स किस प्रकार से चलते हैं, परंपराओं से चलते हैं, संविधान से चलते हैं क्या? नहीं। परंपराएं जो है ये कहती हैं कि 70 साल का बुजुर्ग जो है वो पंडित का, 20 साल के पंडित का पैर छू रहे हैं, बुजुर्गों को कोई परेशानी नहीं है, बुजुर्ग जो है वो उसको सम्मान समझता है अपना। लेकिन संविधान क्या बोलता है? संविधान में इन चीजों का खैर जिक्र नहीं है, लेकिन ये जिक्र है कि रिचुअल्स जो हैं जितने आडंबर है बोल रहे हैं, वो आडंबरों की बात की है, उनको संविधान ने हटा दिया है। और संविधान ने हटाने के बाद भी चीजें जो है बंधुआ मजदूरी वाली आज भी गांव में जो है वो चली आ रही है, अभी भी चली आ रही है, नहीं चली आ रही, अभी भी ये चल रहा है। उसी प्रकार से चल रहा है जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा में बाल विवाह चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और बालिका वधू जो सीरियल आया था एक समय, उसके नाम से बाल विवाह ना रुके नहीं, बढ़ गए। बालिका वधू के नाम से क्या हुआ? बाल विवाह में बढ़ोतरी हो गई। एकदम सुंदर सी एक छोटी सी लड़की साड़ी वाड़ी पहन के पूरा आती थी, है ना, नानी सा मैं दादी सा, ये बना दूं वो बना दूं, है ना। और सबको मजा आता था, अरे कितना मजा आ रहा है देखने में, ऐसी हम लोग की बहू होती। अपने बेटे को देख रहे हैं, वो कितने साल का है? 12 साल का, इधर इसके लिए लाएंगे, इसके लिए लाएंगे, 2 साल बाद उसका भी शादी करेंगे। वो प्लान बना रहे हैं ना दिमाग में मम्मी पापा। अब मम्मी पापा लोग का दिमाग ऐसे चलता है, कोई भी सीरियल देखेंगे ना तो अपने बेटे बेटी से ही तुलना करेंगे उसका, नहीं चलता है। बागबान फिल्म आया था, सब के सब माँ बाप लोग क्या किए, बेटे लोगों पे घूर घूर के देख रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, तुम लोग हमारा सेवा नहीं करोगे, हम जानते हैं, ऐसी छो गए थे, ऐसी छो होगा, नहीं बोलते।
बाग में क्या करते हैं, पापा को अलग कर देते हैं, मम्मी को अलग कर देते हैं, रह रहे हैं, ठीक है, वैसे ही करते हैं ना। तो दिक्कत है क्या उसमें, बताओ, कोई दिक्कत है? अरे अपने बच्चों के साथ रहना जो है वो कितना अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है। अलग जो है अमिताभ बच्चन रहे, वो अपने पोते के संभाले, इधर जो है हेमा मालिनी अलग रहे, वो अपने नाती पोते को संभाले, खुश रहना चाहिए कि नहीं उन लोगों को? लेकिन उसको अपराध की तरह दिखा दिया, क्राइम मान लिया गया। और ऐसा अभी भी तो करते हैं ना माँ बाप लोग। मम्मी जो है वो अपने बेटे के बेटे के पोषण के लिए जाती है, पालन पोषण के लिए नहीं जाती है क्या? अब बाप जो है वो भी जाता है कि बहू जो है वो भी कामकाजी है, मैं चले जाता हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ दूंगा। फिल्म में ऐसा दिखाया कि सब के सब पुरुष लोग, लड़के लोग जो है वो, ये समझ आ गया इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। स्त्री को, पुरुष को जो बेचने की जो व्यवस्था अभी भी जो चली आ रही है, अभी भी चली आ रही है, ठीक है, उसी के बारे में है ये, देवदासी प्रथा के बारे में है। तो ये सब चीज अगर हो रहा है, आप अगर देख रहे हैं, तो आप चले जाइए कोर्ट। बंधुआ मजदूरी आपके आसपास अगर दिख रहा है तो आप चले जाइए कोर्ट, और कोर्ट जाने के बाद आपको राहत मिलेगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, यही बोल रहे हैं। लेकिन कोई कोर्ट जाने वाला है क्या? नहीं। तो ये केवल क्या है, व्यवहार में नहीं है, ये भी कानून किसमें है? कानून की किताब में है। आर्टिकल नंबर 24 ये भी क्या बोलेगा? कारखानों में बच्चों को काम करने से निषेध, है ना, ये भी निषेध लगा दिया, प्रोहिबिशन कर दिया। ये भी जो है फैक्ट्रीज में, माइंस वाली जगह में जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये भी प्रोहिबिटेड कर दिया, निषेध कर दिया चीजों को, कि आप वहां पे काम नहीं कर सकते हो। स्पष्ट यहां तक हो गया। एसएससी का प्रश्न इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता कभी। तो मैं फिर बता रहा हूं कि एसएससी के बच्चे इससे ज्यादा आगे कभी मत घुसना। एक हो गया एक लाइन में, कारखानों में जो है वो आपसे काम नहीं कराया जा सकता, कौन से आर्टिकल में, खत्म करो यहां तक। अगर एसएससी का बच्चा इसके अंदर घुस रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एसएससी पढ़ना नहीं चाहता है, उसको क्वालिफाई नहीं करना चाहता, मैं बता रहा हूं सच। जब एसएससी के बच्चों को पढ़ाओ तो वो बोलते हैं कि सर आर्टिकल नंबर 15 का बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, हमने तो पढ़ा दिया ना 6 तक, पढ़ाया कि नहीं कल। लेकिन ये पीएससी के बच्चों के लिए काम का है। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि 15 का 6 जो है वो क्या है, वो एसएससी के बच्चों के काम का नहीं है। तुरंत अगर अमेंडमेंट हुआ है, 103 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड किया गया वहां पे, तो जब अमेंडमेंट हुआ है ना, तो वो आपके काम का है, समझ रहे हो? अमेंडमेंट हुआ इस टर्म से। लेकिन फिर आर्टिकल 15 का 6 में क्या है, ये नहीं पूछेगा एसएससी। और अगर पूछ भी देता है तो उसको बनाने के लिए, पीछे पड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है दोबारा कि उसी प्रकार के क्वेश्चन का फिर हम लोग तैयारी करें, क्योंकि आप खुद जानते हो कि 25 नंबर का सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसमें 7 विषय पूरा इंक्लूड है, और 7 विषय में 4-4 नंबर के आएंगे, क्या मतलब है उसको पढ़ने का इतना? तो जितने एसएससी के बच्चे हैं वो सामान्य अध्ययन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा 25 दिन में ही खत्म कर दो, और गणित, रीजनिंग, इंग्लिश जो है इसी के पीछे भागो। कंप्यूटर भी है क्या? नहीं है ना, कंप्यूटर तो बैंकिंग में है ना। और तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप नॉलेज के लिए अगर पढ़ोगे तो फिर नॉलेज के लिए वो लॉन्ग टर्म कोर्स जब चलाएंगे ना, वहां पे एडमिशन लिया करो, फिर पढ़ते रहो, साल भर पढ़ते रहो। आर्टिकल नंबर 22 पढ़ेंगे सर आज? हाँ ठीक। आर्टिकल नंबर 22 2 घंटा हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों खत्म नहीं हो रहा है? उसमें तो पोटा भी एक है, उसमें वाडा भी है, उसमें टाडा भी है। अभी भी मैंने नहीं पढ़ा है इन चीजों को। संजय दत्त तो जेल हुआ था, आपको याद है? क्यों जेल हुआ था? उसको अगर पढ़ाना चालू करूं तो फिर 15 मिनट घेरेगा। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002, अब फिर मैं पढ़ाना चालू करूं तो फिर जो है वो आधा घंटा लेगा। तो वो हम लोग के कोर्स से मतलब ही नहीं है उस चीज का।
और पढ़ने के लिए हमेशा ये सीखना पड़ेगा कि कितना चीजों को छोड़ें, कितना चीजों को छोड़ें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कारखानों में बच्चों को काम करने का प्रतिषेध जो है ये अपने आप में खत्म हो गया। यहीं पे आर्टिकल नंबर 24 इसमें स्पष्ट कर दिया कि माइंस में 14 साल के बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कराएंगे, खतरनाक जगहों पे वहां पे काम नहीं लेंगे, होटल वाले जगहों पे जो है वो काम नहीं लेंगे, यही बोल दिया गया। अब उसके बाद जो है 14-15 में एक और डिसीजन जो है वो कोर्ट का आया कि बोले कि लोग बोल रहे हैं कि फिल्म में बाल कलाकार जो होते हैं, अभी एक फिल्म आया था बजरंगी भाईजान, वहां पे मुन्नी जो है वो क्या कर रही थी, मुन्नी को भी 14 साल से कम उम्र का दिखाया गया है, अंडर 14, और उसको भी काम करा रहे हैं, है ना, काम करा रहे हैं, उसको काम करा रहे हैं। तो हो सकता है उसके लिए मजे का काम है, मजा है, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई वहां पे चौपट हो गया कि नहीं, पढ़ाई लिखाई हो गया चौपट। अब वो 1 साल कैसे लाओगे फिर? और उसके बाद डांस इंडिया डांस में रोज 4 जने बच्चे जाके डांस करते हैं, और उसके बाद सिर को नीचे पैर को ऊपर करते हैं, फिर पैर को नीचे सिर ऊपर, फिर पैर को और सिर को दोनों को जोड़ देते हैं, नहीं करते हैं बच्चे लोग। और ऐसा करते करते हमारे घरों के बच्चे लोग अगर करना शुरू करें तो रोज हम लोग हॉस्पिटल पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जो है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, कमाई बढ़ जाएगा, क्योंकि जीवन में माँ बाप कभी केस नहीं है, अब बच्चे को करवा रहे हो। और फोसवा फोसवा हमारे यहाँ के कुपोषित बच्चे, ठीक है, मोटा मोटा चावल 1-1 रुपया 2-2 रुपए वाला, मिलावट वाला। तो यहाँ पे बोला गया कि बाल कलाकार जो हैं उनको काम कराया जा रहा है, तो कोर्ट ने स्पष्ट ये किया कि ये ना मनोरंजन के लिए, किस चीज के लिए है, मनोरंजन के लिए है। उसके साथ जो है उनके मम्मी पापा पेरेंट्स जो है वो हर दिन शूटिंग में उपस्थित रहेंगे। कहीं पे भी अगर वो लोग जा रहे हैं ना, गोवा में शूटिंग हो रहा है चाहे स्विट्जरलैंड में शूटिंग हो रहा है, तो मम्मी पापा का भी टिकट कराओ, उनके साथ ही वो जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। तीसरी चीज क्या बोला गया कि घरों में जैसे आपका ना दुकान है, ठीक है, घरों में दुकान में काम करना है, तो घर में क्या होता है, दुकान में, गुपचुप ठेला में, होटल में भी बच्चों को बैठा देते हैं, चलो तुम देखना करके। तो कोर्ट क्या बोल दिया कि घरेलू जो काम है, घरेलू जो व्यवसाय है जिसमें खतरा नहीं है, जिसमें खतरा नहीं है, उसमें वहां पे आप बैठा सकते हो बच्चों को, ठीक है। तो इसीलिए ना आप लोग देखोगे घर में जो दुकान वगैरह खोले रहते हैं वहां पे बच्चे लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, कम उम्र के, वहां पे पुलिस उनको नहीं भगाती, क्यों तुम काम कर रहे हो करके। तो आर्टिकल नंबर 24 भी हो गया खत्म। आर्टिकल नंबर 25, ये क्या बोल रहे हैं, आपको अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये स्पष्ट क्या कर दिया, धर्म को, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ये स्पष्ट कर दिया, किसी भी धर्म को आप मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, जो भी धर्म मानना चाहो, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, सब मानना चाहो। आपके अगर पापा जी जो हैं, आपके पापा जो हैं वो क्या है, हिंदू हैं, ठीक है, आपके पापा क्या है, हिंदू हैं, आप मानना चाहो ईसाई धर्म को, लेकिन तब ये जायज है कि नहीं, हाँ जायज है, ये जायज है कि नहीं, है ना। अगर आपके पापा हिंदू हैं और आप ईसाई धर्म मानना चाहो तो ये ना जायज है, संविधान ये बोल रहा है कि आप ईसाई धर्म में परिवर्तन हो सकते हो। और अभी जो है न्यूज आता है कि नेता लोग क्या बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, याद आ रहे हैं ना, पेपर में रोज छपते रहता है, नहीं छपते रहता है। तो वो किस चीज के लिए, जबरन जबरन जबरदस्ती, फोर्स है ना, फोर्सफुली जो करा रहे हैं उनके लिए है वो लालच दे अगर कराया जा रहा है तो उनके लिए है वो, ठीक है।
कि हम आपको 4 लाख रुपए देंगे, आप हमारे धर्म में शामिल हो जाइए, ये जो है वो क्या है, ये गलत है। इसकी अनुमति जो है परमिशन सरकार नहीं देती है, संविधान नहीं देता है। लेकिन सामान्य तरीके से आप अगर धर्म बदलना चाहते हैं, किसी दूसरे धर्म को मानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या हैं, स्वतंत्र हैं। दूसरा नंबर 26 नंबर आर्टिकल क्या बोलते हैं, धर्म का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, प्रबंध का अधिकार, राइट टू मैनेज ऑफ रिलीजन। आप धर्म का प्रबंध कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, धार्मिक रूप से शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हो। धर्म के नाम पे आप जो है शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हो, उसके जरिए जो है वो आप अपना आजीविका चला सकते हो। आप ट्रस्ट बना सकते हो, ट्रस्ट मंदिर का बन गया मान लीजिए, तो मंदिर का बनने के बाद उसी पैसे से आप स्कूल खोल सकते हो, ठीक है। और सब चीज करने के बाद, सब चीज करोगे तो वो एक प्रकार से क्या होगा, लीगल तरीके से सब चीज को करना। लीगल तरीके से मतलब टैक्स वगैरह जो पटाते हैं ना, है ना, वो पटाते रहना, ऑडिट कराना, एक जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठाना, और उसके बाद सब काम कराते रहो अपना। और आपको पता है कि मंदिर के लिए टैक्स वगैरह जो है क्या है, छूट है कि नहीं। एजुकेशन और रिलीजन, एजुकेशन और रिलीजन, दो चीजें जो है उसमें आपको टैक्स जो है उस देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने ज्यादा खुल रहे हैं, इतने ज्यादा खुल रहे हैं। और उनका काम क्या है, उनका काम है काला धन को सफेद करना। आ रहे समझ, जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं वो काला धन कमा रहे हैं, उसके बाद करोड़ों का टैक्स जमा कर रहे हैं उनको। आपको पता होना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए पे 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए तो कट जाता है, सरकार ले लेती है टैक्स के रूप में। 1 करोड़ रुपए अगर आपने कमाई किया तो आपके हाथ में केवल कितना आएगा, 65 लाख रुपए आएगा। बहुत बड़ा रकम चले गए हाथ से। और इसीलिए इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन खुलते हैं, और वहां उसी का दिखाया जाता है पैसा, उसी में डोनेशन इतना मिला करके दिखाया जाता है। करोड़ों रुपए कहां से मिले, तो डोनेशन मिला, किसने दिया, तो ये व्यक्ति ने दिया, ठीक है। डोनेशन किसने दिया, अमिताभ बच्चन ने दिया। क्यों दिया इतना पैसा, टैक्स से छूट मिलेगा अब उसको, क्योंकि उतना राशि 100% मुफ्त है। तो यहाँ पे धर्म का प्रबंध का जो अधिकार है, इसमें शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, खोला जा सकता है। और उसकी प्रबंध करने की स्वतंत्रता आपको है। याद हो गया, आगे बढ़े, बढ़े आगे। आर्टिकल नंबर 27, विशेष धर्म के लिए कर देने से मुक्ति, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस फॉर स्पेशल रिलीजन। इसमें क्या स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी धर्म जो है, कोई भी धर्म हम लोगों को जबरन पैसा धर्म के नाम पे वसूल हमसे नहीं कर सकता, ठीक है। सामान्य एक ही बात में खत्म कर जाए इसको भी। कोई भी धर्म जो है वो अगर चंदा मांग रहा है, वो अगर पैसे लेना चाह रहा है किसी भी प्रकार का हमसे धर्म के नाम पे, तो आप उसके लिए बाध्य नहीं है। सीधा सा बात ये बोल दिया, ठीक है, कि आप जो है उसको पैसे देंगे नहीं देंगे आपकी मर्जी है वो। आप अगर उसको नहीं बोल देते हैं तो भी कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो इसी बात को जो है वो बोल रहा है कि आप जो है मान लीजिए मंदिर के लिए कोई आपसे चंदा मांग रहा है,
मंदिर के लिए। मान लीजिए मस्जिद मदरसा वगैरह बनाने के लिए कोई चंदा मांग रहा है, तो आप इसको दोगे क्या? आपकी मर्जी। जबरन वसूल किया जा रहा है तो आपके पास फिर मौलिक अधिकार है, आप फिर कोर्ट चले जाइए। अगर कोई मंदिर में जाने के बाद आपसे पर्ची कटवाता है 5 रुपए 10 रुपए का, जो पर्ची होता नहीं है, वो कटवा रहा है, तो उसको संविधान बोलता है कि वो जो है इसमें टैक्स वगैरह में नहीं आता, कर में नहीं आता, वो ना शुल्क में आता है। ठीक है, टैरिफ में आता है। वो किस में आता है? टैरिफ में आता है। एक्सप्लेन कर दिया अलग। हर बार संविधान में जाने के बाद वहां पे ना, यहाँ से तो जाते हैं फिर हर बार मुंह उठा के लोग, है ना, कि संविधान में तो ऐसा ऐसा बोला गया है, और संविधान फिर उसको व्याख्या कर देता है कि नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, आप उसको समझे ही नहीं हो अभी तक, तो जज साहब समझा ही दीजिए। नहीं, तो वो क्या बोलते हैं, उपाधि जो है वो उपाधि अलग है और पुरस्कार क्या है, अलग है। अच्छा, समझ आया? हाँ सर, अब समझ गया एकदम। उपाधि अलग है, पुरस्कार अलग है, टैक्स अलग है, टैरिफ अलग है, शुल्क अलग है। ठीक है, तो यहां पे ये बात बोल दिया गया, स्पष्ट हो गया। 28 नंबर में क्या बोलेगा? धार्मिक संस्थानों में, जो जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, वहां पे क्या होगा बताओ? बताओ क्या होगा? पूजा पाठ, धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध। अब जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पे आपको रिलीजन से संबंधित, धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित चीजें जो हैं, वो उसके ऊपर भी संविधान प्रतिबंध लगा दिया है कि आप यहाँ पे पूजा पाठ जो है, पूजा पाठ जो प्रेयर होते हैं, वो भी आपको नहीं करने हैं। अब इसमें 3 बात फिर बोला है। क्या 3 बात? राज्य सरकार का कोई संस्था है, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का संस्था है, तो वहां पे पूजा पाठ या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पे एकदम स्पष्ट कर दिया कि वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, दूसरा बात क्या बोला? दूसरा बात ये बोला कि सरकार जो है वो, जो सरकारी संस्थाएं या अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, है ना, मतलब सरकार कुछ ना कुछ उनको ग्रांट देती है, कुछ ना कुछ पैसे, फंडिंग वगैरह, डोनेशन डोनेशन जो है वो देती है सरकार। किसी संस्था को सरकार अगर डोनेशन देती है, ठीक है, तो वहां पे अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो वो बच्चों से परमिशन लेके दी जा सकती है। बच्चों से परमिशन लेके दी जा सकती है। जो बच्चे उसमें उपस्थित होना चाहते हैं वो उपस्थित होंगे, जो बच्चे नहीं होना चाहते उनको आप बाहर रख सकते हैं। समझ गए? और कुछ संस्थाएं बनती है ग्रांट से बनती है। ग्रांट ग्रांट जो है वो मिलेगा, अनुदान मिलता है ना, अनुदान से मिलेगा। कोचिंग संस्थान है जैसे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जैसे, कंप्यूटर सेंटर है, वहां पे जो है वो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, फ्री हैंड है। आ गया समझ? वहां पे मदरसा जो है वो बनता किससे है? ग्रांट से। खुद ही मुस्लिम धर्म लोग जो है वो सब धर्म के लोग जो है वो शामिल होंगे, वही लोग जो है वो ग्रांट देंगे। उसके बाद मदरसों में पढ़ाई होती है 5वीं तक की, मुस्लिम बच्चों के लिए है, तो वहां पे जो है वो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आ रहे समझ? लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान 1920 में बना, वहां पे जो है सरकार जो है वो अनुदान देती है, इसलिए वहां पे धार्मिक शिक्षा देने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बच्चों समझ गए? आ गया ना समझ पीछे?
पीछे उधर, नहीं समझ आया? आप लोग दोनों नए आए हो क्या? आज ही आए हो? कल तक कहां थे? तो बाहर थे? पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो और पढ़े हो पहले? सब के सब इस चीजों को सब पहले पढ़ चुके हो, मेरे को पता है कि सब पढ़ चुके हो, बोल नहीं रहे हो, है ना? सर क्वेश्चन पूछ देंगे, क्वेश्चन पूछ देंगे, मैं क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चन जो है जब पूछूंगा तो सबसे पूछूंगा, नहीं पूछूंगा तो नहीं पूछूंगा। आर्टिकल नंबर 28 में स्पष्ट कर दिया गया इन चीजों को, आ गया समझ? आर्टिकल नंबर 29, हाँ, गुरुकुल में? गुरुकुल अब रहा कहाँ? गुरुकुल है अब कहीं पे? अब वो प्राइवेट है ना, वो तो प्राइवेट नाम रख देते हैं गुरुकुल, है ना? गुरुकुल स्कूल का नाम है, जैसे बहुत सारे गुरुकुल स्कूल का नाम हो गया, वो प्राइवेट संस्था है, वहां पे दे सकते हैं। यही तो बताया ना मैं। प्राइवेट संस्थान जहां पे सरकार जुड़ा ही नहीं है, सरकार जो है वो फंडिंग नहीं करेगा, उनको अनुदान नहीं देगा, वहां पे धार्मिक शिक्षा अभी भी दी जा सकती है। लेकिन जहां पे सरकार जुड़ा हुआ है, या वो सरकारी है या अर्धशासकीय, या उसको सरकार से अनुदान मिलता है, तो वहां पे जो है वो नहीं दिया जाएगा। पूर्णतः शासकीय है, वहां पे बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, ठीक है? लेकिन अभी भी स्कूलों में ना प्रार्थना वगैरह सब होते रहता है ना, ये भी ध्यान रखना। शिशु मंदिर जो है वो अर्धशासकीय कहलाएगा, है ना? शिशु मंदिर तो अर्धशासकीय कहलाएगा, क्योंकि वो सरकारी तो है नहीं पूरी तरीके से, सरकार जो है उसमें कुछ सहायता करती है, ठीक है? तो वहां पे ना बच्चों की परमिशन से जो है, बच्चों के परमिशन लेके वहां पे पूजा पाठ वाला कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लेकिन बच्चों का परमिशन मतलब क्या होता है? बच्चे तो छोटे हैं, उनको तो पता ही नहीं क्या चल रहा है, जो उसको बुलवा दिए वही रट लिए। हनुमान चालीसा बुलवाया, हनुमान चालीसा रट लिए। प्रियम्बल बुलवाया, प्रियम्बल रट डालेंगे, नहीं रटेंगे। 8 दिन यहीं पे बुलवा दो बच्चों को, तो 8 सब के सब बच्चों को याद हो जाएगा। तो वहां पे बोला गया कि उनके पेरेंट्स जो है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? पेरेंट्स जो है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। और उसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर 29। ये आर्टिकल 29 और 30 नंबर किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए है। किसके? अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों संख्यकों के अधिकार है, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। माइनॉरिटी सेक्शन के अधिकार है यहाँ पे। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और यहाँ पे पहले ही 29 नंबर में ही स्पष्ट कर दिया कि जो अल्पसंख्यक हैं 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? मुस्लिम नहीं, अल्पसंख्यक 2 प्रकार के इसमें संविधान में स्पष्ट किया है। एक है भाषाई अल्पसंख्यक, लैंग्वेज, और एक है सामाजिक, ठीक है, सोशल। ये 2 चीजों को ध्यान रखा गया है, 2 चीजों को ध्यान रखा गया, ठीक है? भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक और सामाजिक आधार पे अल्पसंख्यक। भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक मतलब जिनकी भाषा जो है वो एकदम पिछड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन उनको उस भाषा को बचाए रखना है, तो वहां पे बात चल रही है। और सामाजिक मतलब सामान्य तरीके से हिंदू के बाद सब के सब आ जाएंगे। तो यहां पे स्पष्ट कर दिया गया कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार।
अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति, स्पेशल लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर, राइट टू रिमेन फॉर ऑफ माइनॉरिटीज टू स्पेशल लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर। इतने चीजों को बनाए रखने का अधिकार मिलेगा। यहाँ पे जितने भी अल्पसंख्यक वाले जगह हैं वहां पे किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनके साथ क्या किया गया कि जैसे मान लीजिए मुस्लिम धर्म है तो वो ना उर्दू भाषा को संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, वो अपनी संस्कृति को जो है वो संरक्षित रख सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। उसके लिए सरकार उन मदद भी करेगी, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये स्पष्ट कर दिया आर्टिकल नंबर 29 में। ठीक है, आगे समझ। आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो है वो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए है। और उसमें पहले वाले 29 नंबर में बोल दिया गया कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि जो है, संस्कृति को बचाए रखने का पूरा पूरा अधिकार है। वहां पे सरकार किसी प्रकार का या सरकार के कर्मचारी हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि आप जो है वो क्यों उर्दू को प्रचार कर रहे हो। समझ रहे हो? आर्टिकल नंबर 25 में जो है वो धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। आप धर्म को मान सकते हो, धर्म का प्रचार कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 25 में आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, आप अपने धर्म संबंधी झंडा लेके घूम सकते हो। आ रहे समझ? कोई आपके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये संवैधानिक है। जो भगवा लगाते हैं घरों घरों में वो संवैधानिक है। समझ गए कि वो सांप्रदायिक नहीं है वो। तो आर्टिकल नंबर 29 जो है वो स्पष्ट कर दिया। आर्टिकल नंबर 30 जो है, ये 29 नंबर है, और आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है? 30 बोलता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान खोलने और प्रचार की स्वतंत्रता। जो आर्टिकल नंबर 26 में था लगभग वैसा ही यहाँ पे बोल दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 30 में अल्पसंख्यकों को जो है वो अपना जो है यूनिवर्सिटी खोल लो। समझ रहे हो? अपना स्कूल खोल लो, जितना हो सके प्रचार कर लो। शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स सब खोलने का अधिकार आपको है। ये आर्टिकल नंबर 30 में स्पष्ट कर दिया है। आर्टिकल नंबर 30 जो है वो किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए है। पहला नंबर क्या बोल रहा है कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाए रखना है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि आप अपने धर्म का प्रचार, ठीक है, अपना शिक्षण संस्थान चलाने का आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 30 याद हो गया? चलो अब पुस्तक कॉपी रखो, अब बताना शुरू करो। आर्टिकल नंबर 1 से 30 तक मेरे को बताओ, तब चलते बनते हैं। ठीक है, चलो आर्टिकल नंबर 1 से 30 तक। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है? भारत राज्यों का संघ। जोर से बोलना, ठीक है, जोर से बोलो, बोलूंगा तो जय माता दी मत बोलना। आर्टिकल नंबर 1 से 30 तक बोलना। 30 तक जिसको जिसको याद है पहले मेरे को हाथ खड़ा करो। पहले किसको याद है 30 तक? आपको याद है? आपको याद है? बहुत सुंदर। आपको याद थोड़ा बहुत है बोल रहे हो, आपको भी याद है? बहुत सुंदर। जो हाथ खड़ा कर लिए हैं वो बहुत सुंदर, ठीक है, क्योंकि हिम्मत तो है ना कम से कम बताने का, भी पूछूंगा तो भले भूल जाएंगे बीच में। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? नए राज्यों का, विदेशी राज्यों का। आर्टिकल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? 2 और 3 में जो संशोधन होंगे वो 368 के तहत नहीं माने जाएंगे, वो सामान्य परिवर्तन होंगे। ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? नागरिकता। नागरिकता क्या नागरिकता है? 5 में
संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। आर्टिकल नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? भारत से पाकिस्तान जाने वाले फिर वापस लौट के आने वालों की नागरिकता। आर्टिकल नंबर 8 बोल रहे हैं एनआरआई के लिए। आर्टिकल नंबर 9 नागरिकता के अधिकारों की समाप्ति। आर्टिकल नंबर 10 संसद की नागरिकता पे कानून बनाने की। आर्टिकल नंबर 11 संसद का नागरिकता के अधिकारों का, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को बना होना। ठीक है, तो उसी के लिए जो है वो क्या बनाया, जो संशोधन अधिनियम लाया। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो वहीं से लाया गया। आर्टिकल नंबर 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 13 न्यायिक पुनर्विलोकन है ना, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन तो अंदर में है, उसके बाहर में उसको क्या बोलना है? न्यायिक पुनर्विलोकन विधि का परिभाषा ये तो बोलना है, लेकिन मूल अधिकारों की असंगत और अल्पीकरण की विधि। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 15 बहुत सुंदर, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, जन्म स्थान के नाम से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 नंबर नौकरी लोक नियोजन में अवसर की नौकरी में अवसर मिलेगा। 18 नंबर आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का अंत, है ना, अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का अंत यहाँ पे। 18 उपाधि का अंत हो गया, लेकिन किसके लिए लागू होगा? सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 15 में, 16 में, 19 में मैं सब पॉइंट भी बताया हूं, सब आर्टिकल, उसको भी मैं पूछूंगा। आर्टिकल नंबर 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 21 जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करेगा, यहीं पे इसको ध्यान रखना। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। आर्टिकल नंबर 23 मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और उसके बाद क्या है? बलात्श्रम। ठीक है, कि फोर्स लेवल, इस पे भी क्या है? प्रोहिबिशन लगा हुआ है। आर्टिकल नंबर 24 कारखानों में बच्चों से काम नहीं लेना है। आर्टिकल नंबर 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म को मानने का अधिकार है, प्रचार करने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, आप शिक्षण संस्थान धार्मिक खोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल नंबर 27 विशेष धर्म संबंधी जो कर लिए जाएंगे उनसे मुक्ति। ठीक है, कर से मुक्ति। आर्टिकल नंबर 28 शैक्षणिक संस्थानों में जो है वो जबरन आपसे पूजा पाठ नहीं कराएंगे, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 29 आर्टिकल नंबर 30 आर्टिकल नंबर 31 संपत्ति का अधिकार जो खत्म हो गया है। आर्टिकल नंबर 19 के एफ में जो शामिल था उसको हटा दिया गया 4200 संविधान संशोधन में, उसको संपत्ति का अधिकार कहां पे कर दिया गया? 300 के ए में, है ना। और विधिक अधिकार है, परीक्षा में आ चुका है कई बार, संवैधानिक है भी बोलेंगे तो संवैधानिक भी है, विधिक अधिकार उसको बना दिया गया। आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता, याद है। और यहां पे रीट जारी करने की शक्ति मिलेगी सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल नंबर 32 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका हनन हो रहा है, जितने आर्टिकल हमने पढ़े, तो आप जा सकते हैं कि कहां पे? सुप्रीम कोर्ट 32 नंबर आर्टिकल के तहत
और वहां पे सरकार जो है वो 5 प्रकार के रीट जारी करती है, और 5 प्रकार के जो रीट जारी करती है उसमें जो है वो हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कि सशरीर उसको उपस्थित किया जाए 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास, जो आर्टिकल नंबर 22 में भी हम लोग पढ़े हैं। और उसके बाद मैंडमस है, परमादेश कि हम आदेश देते हैं आप जो है वो कार्य जो कर रहे हो, है ना, वो सही करो उसको। और उसके बाद है अधिकार शिक्षा क्यों वारंटो कि किस अधिकार से आप यहां पे काम कर रहे हैं, किस अधिकार से काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो क्या है, उत्प्रेषण, और उसके बाद प्रतिषेध। नीचे का दोनों जो है ना वो न्यायालय के लिए है ना, दोनों न्यायालय के लिए है। एक निषेध कर रहा है, निषेध रोक दे रहा है, प्रोहिबिटेड कर रहा है कि ये जो काम कर रहे हो वो आपका क्षेत्र नहीं है। और एक में ये बोल रहा है कि जितने अधीनस्थ न्यायालय नीचे की जो अदालत है, कोर्ट है, वो जो फैसले जो भी सुना रहे हैं जिस किसी भी मामले में, वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ऊपरी अदालत को प्रस्तुत करो, हम अब उसमें सुनवाई करेंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग दिवाली के बाद, ठीक है। याद हो गया सब? दिवाली तक होमवर्क क्या है आप लोगों का, जितना पढ़े हैं अब तक, और सब के सबको याद होना चाहिए। 1773 से लेके अभी तक का जितना एक्ट पढ़ लिए हो सब एकदम याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार सकारात्मक नकारात्मक दोनों हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो केवल सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब ये होता है कि राज्य जितने आर्टिकल हैं वो राज्य को निर्देश दे रहे हैं कि आप लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। जब भलाई के लिए की बात होगी वहां पे सकारात्मक होगा, जहां पे भलाई की बात नहीं होगी वहां पे नकारात्मक हो जाएगा। जैसे अस्पृश्यता का अंत वाली बात होगी, उपाधि का अंत वाली बात होगी, मतलब निगेटिव हो गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 जो है वो सकारात्मक है, एकदम समझ आ रहे हैं। तो आप लोग कुछ चीजों का ये कहां से लिया गया, इसमें सकारात्मक नकारात्मक वाली बात क्या कहां पे आ रही है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से केस हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि शंकरी प्रसाद का केस क्या है, गोलकनाथ का केस क्या है, आर्टिकल संविधान संशोधन 24वां नंबर का संविधान संशोधन कौन सा है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केशवानंद भारती। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 42वां और 44th अमेंडमेंट। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिनर्वा मिल्स मामला। इतने मामले जो है संविधान संशोधन मूल अधिकार से संबंधित चीजें हैं, जिसमें बोला जाता है बाद में केशवानंद भारती में और मिनर्वा मिल्स में कि जितने भी संशोधन हो रहे हैं वो सब जायज हैं, संशोधन हो सकते हैं, हमेशा हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको जो है ध्यान रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग टच मत करना और संशोधन कर लेना सभी चीजों पे। और बेसिक स्ट्रक्चर का परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है। जब जब कोर्ट में कोई भी मामला जाता है कि ये इसको हटाया जाए करके, तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट जो बैठा है वो बोलता है कि ये इसको हम लोग हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, और वो बोलता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, इसको हम लोग नहीं हटा सकते। या तो वो बोलेगा कि इसको हटा सकते हैं, या बोलेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। जब भाग मान लिया जाएगा तो उसको आप लोग कभी हटा नहीं पाओगे। आ गया समझ? तो अगले क्लास में हम लोग जब शुरू करेंगे तो राज्य फिर से आएगा 36 नंबर आर्टिकल में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहां से शुरुआत करेंगे।